हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनका हिमाचली फोक म्यूजिक में अहम योगदान रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सुप्रसिद्ध पहाड़ी गीतकार एवं गायक पंडित डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी की, जिन्होंने आकाशवाणी शिमला और दूरदर्शनों के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिमाचली लोक गायन और संगीत को समर्पित किया है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सहगल जी की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर सहगल जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और कई अन्य माध्यमों से अपने 100 से भी ज़्यादा स्वयं रचित गीत गाए हैं। उनकी कई ऑडियो कैसेट जिनमें लोक माधुरी, लोक रंजनी, नाटेरा फेरा, स्वरांजलि और मेरी जानेरा बसेरा कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। और पंडित डॉक्टर केएल सहगल हिमाचल प्रदेश के पहले लोक कलाकार है जिन्हें आकाशवाणी प्रसार भारती दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा हिमाचल गौरव सम्मान और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द आरडीडी शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सीजन 2 में। जी बहुत बहुत आपका आभार कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और सर ये हमारा सौभाग्य है आप जैसी शख्सियत का इंटरव्यू लेना। और सर, जैसे कि मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? हाँ, बिल्कुल। ये चुनौतियाँ तो हमारे जीवन में आती ही हैं और यही चुनौतियाँ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अ, बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुज़रते हैं हमारे जीवन में कि जब हम अपने आप को थोड़ा-सा हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन फिर एक मन से एक ऐसी सदा आ जाती है कि नहीं, हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना जी। है। फिर निश्चय ही किसी न किसी दिन हम अपनी थोड़ी-सी सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा कथन है कि हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप एक इंस्टीट्यूशन हो और हिमाचल वासियों के लिए गौरव की बात है कि आप जैसे अ, गीतकार, संगीतकार हमारे इस प्रदेश में हैं और हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है सर। तो सबसे पहले तो सर, मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा है? और सर, संगीत के प्रति आपका रुझान, उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, मैं बड़े संक्षेप में थोड़ा-सा अपना पिछला एक बाल्यकाल का जीवन वो आपके सामने जी, जी, शेयर प्लीज़। करना चाहता हूँ
कि मेरी जब प्राइमरी एजुकेशन हुई, तो उसमें अध्यापक लोग मुझसे ज़्यादातर बाल सभाओं में और प्रार्थनाओं में भाग लेने को कहा करते थे और ईश्वरीय कृपा से मेरा कंठ सुरीला था और गुरुजन बहुत पसंद करते थे मुझे और हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहते थे। इसी के साथ में एक छोटी-सी बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जी, माताजी मेरे माताजी जब लाहौर में रहते थे विभाजन से पहले, तो उन्होंने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की तालीम ली हुई थी ओह! और उनके बारे में अब विस्तार में मैं क्या कहूँ, उन्होंने फिर एक फ़िल्म में पार्श्व गायन भी किया था जी, और हालात कुछ ऐसे बने कि जब वो वापस आज जब ये विभाजन हो गया, इंडिया पाकिस्तान बन गया, तो जी, मेरे नाना जी के साथ मेरे माताजी रहते थे, फिर वो किसी कारणवश वापस आए और जी, जब हमारे घर में मैं 5वीं संतान हूँ। एक मेरे से बड़ी बहन थी और 4 मेरे भाई निरंतर एक के बाद वो काल कवलित हो गए और ओह! ना जाने माताजी के दिमाग में, मन पर वो क्या कि इस तरह का प्रभाव पड़ा कि वो मनोरोगी हो गईं और उन्होंने संगीत को विदा कह दी थी। कभी उन्होंने गाया नहीं, मैंने सिर्फ़ एक बार सुना था उन्हें बचपन में मेरी बड़ी दीदी ने उन्हें मजबूर किया था कि माँ आप आज थोड़ा-सा कुछ गाओ और मुझे कोई इल्म नहीं था समझने का कि उन्होंने क्या गाया, लेकिन इतना याद है कि मेरी माँ का बहुत सुरीला कंठ था, बहुत पता नहीं उन्होंने कौन-सा राग गाया था। उसके बाद कभी मुझे ना उन्हें ने सिखाया और ना मतलब मैं इस चीज़ से कोई लाभ नहीं उठा सका अपनी माँ की कला का और उनकी विद्वता का। खैर, जी, इसके बाद मेरी जब प्राइमरी शिक्षा पूरी हुई, फिर मैं मेरी हाई स्कूलिंग राजगढ़ हाई स्कूल में हुई। ज़िला जी, सिरमौर की तहसील तहसील राजगढ़ में एक जगह है। वहाँ फिर वही गुरुजनों का प्यार, उनका स्नेह बरसता रहा और एक मेरे साथी थे, आज भी हैं मेरे एक अंतरंग मित्र हैं, उनका नाम है जयप्रकाश चौहान जी। उन्हें तबला बजाने का शौक था। तो फिर हमारी जोड़ी वहाँ मैं कह सकता हूँ एक स्कूली जीवन या छात्र जीवन के नाते बड़ी एक सुपर हिट जोड़ी थी, तो हम अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। ये मेरा इस तरह से संगीत की तरफ रुझान बढ़ा है। जी, जी। और सर उसके बाद आपने पीएचडी भी की है, उस सफ़र के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो सफ़र कितना मुश्किल था सर? हाँ, जी। उसके बाद क्योंकि बेसिकली तो मुझे शास्त्रीय संगीत का नॉलेज तो नहीं था, ये बात अलग थी कि मेरा जी, कंठ सुरीला था और मैं उन दिनों रेडियो का प्रचलन था, 60s जी, की बात है ये। तो घर-घर में रेडियो थे, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनता था, गाया करता था और बहुत चाव था फ़िल्मी गीत गाने का। फिर जी, जी, एक बार मैंने आकाश कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप आकाशवाणी में अपनी संगीत स्वर परीक्षा ज़रूर देनी चाहिए, आप इतना अच्छा गाते हो। और मैंने 20 वर्ष की उम्र में वहाँ आकाशवाणी से लोक संगीत स्वर परीक्षा उत्तीर्ण की और सौभाग्य से मेरी पहली रिकॉर्डिंग वो काफ़ी पसंद की गई प्रदेश के लोगों द्वारा और उसमें 3 गीत मेरे रिकॉर्ड हुए थे, तो बहुत लोगों ने पसंद किया और हर रोज़ लगभग हर रोज़ मेरे गीत शिमला रेडियो से प्रसारित होते रहे। फिर रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला चलता रहा, मैं गाता रहा और लोगों का प्यार मिलता रहा। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था और ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैंने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से गायन और वादन में संगीत विशारद की डिग्री प्राप्त कर ली थी और उसके साथ-साथ प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, वहाँ से मैंने एम म्यूज़ जिसे संगीत प्रवीण कहते हैं, वो डिग्री भी मैंने प्राप्त की थी और इसमें मैं ये बात बतानी चाहूँगा कि इसमें सबसे पहला मेरा योगदान मुझे जो दिया जिन्होंने जिनकी अपार कृपा और जो मेरे प्रथम गुरु हैं, वो है वर्तमान में पद्मश्री
प्रोफ़ेसर सोमदत्त भट्टू जी। वो यहाँ पर शिमला में डिग्री कॉलेज में संगीत के प्रोफ़ेसर थे। मेरी इच्छा थी, उनसे मैंने अनुरोध किया कि गुरुजी मैं आपसे संगीत की शिक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा आप सिरमौर से बहुत दूर से आओगे, मैं शिमला रहता हूँ, इसलिए आप क्यों ना सोलन में जो हमारे डिग्री कॉलेज में प्रोफ़ेसर है, प्रोफ़ेसर अनंत राम चौधरी जी, वो बड़े गुणी हैं, आप उनसे शिक्षा तालीम ले सकते हो। फिर मैं गुरुजी के पास गया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट जी, किया मेरी रिक्वेस्ट को और उन्हीं के निर्देशन में मैंने फिर ये सारी संगीत प्रवीण वगैरह और ये किया था। फिर एचपी यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल और पीएचडी एचपी यूनिवर्सिटी से मेरी पूरी हुई शिक्षा। क्या बात है सर। और सर अगर मैं उस दौर की बात करूँ तो कम लोग मतलब आई थिंक स्टडी करते थे, म्यूज़िक सीखते थे। तो सर उस दौर में कितना मुश्किल था आपके लिए ये सब चीज़ें करना? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जी, मैं रेडियो आर्टिस्ट तो बन गया था और जी, वो एक रेडियो कलाकार का लेवल तो ज़रूर लगा था, लेकिन अंदर से एक ऐसी सदा आती थी मन से कि संगीत की जड़ में शास्त्रीय संगीत छुपा हुआ है। जब तक जी, हम विधि विधान पूर्वक और गुरुओं से तालीम नहीं लेते, तो तब तक हम अपने आप को अधूरा पाते हैं। तो बिल्कुल। आकाशवाणी से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उन दिनों शिमला में रेडियो कंसर्ट्स बहुत हुआ करते थे। जी, विद इन द स्टेट्स भी और वैसे बहुत सारे कंसर्ट्स में मुझे बाहर के लोगों को जो आमंत्रित कलाकार होते थे आकाशवाणी द्वारा, उनको सुनने का मौका मिलता रहा। और जी, यही कारण था कि मेरा लोक संगीत के बाद फिर सुगम संगीत की तरफ भी मेरा जो रुझान बढ़ा। फिर मैंने जी, आकाशवाणी में 76 में फिर मैंने सुगम संगीत स्वर परीक्षा पास की, जिसमें गीत, भजन और गज़ल ये विधाएँ जी, होती हैं। और फिर मेरा रुझान गज़ल की तरफ बहुत ज़्यादा होता रहा। फिर बड़ा जी, शौक रहा। अब क्योंकि हमारा पहाड़ी प्रदेश जो हिमाचल है, यहाँ पर हमारे लोग, जनमानस, वो लोक संस्कृति और अपने लोक गीतों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो क्योंकि जी, मेरी पैदाइश वहीं की है, मूल रूप से मैं भी हिमाचली हूँ, लेकिन मेरा एक एक पैशन था ये गज़ल की तरफ और जी, इसमें मेरे 2-3 एल्बम्स भी निकले हैं और फिर मुझे अच्छा लगा जब जब मुझे गज़ल गायन में एमएबी है, म्यूज़िक ऑडिशन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दिल्ली महानिदेशालय दिल्ली द्वारा अपग्रेड होते हैं जो आर्टिस्ट, तो मैं जी, पहला जी, आर्टिस्ट था ऑल इंडिया रेडियो शिमला का कि जो जिसमें मेरा गज़ल गायन में हाई ग्रेड आया, बी हाई ग्रेड आया। फिर गाता रहा लेकिन 96 में तब मैं यहाँ आरकेएमवी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है जी, शिमला में, वहाँ कार्यरत था। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इतने अच्छे पहाड़ी गीत गाते हैं, रेडियो पे आप इतना अच्छा गाते हैं, तो अब कैसेट्स भी आने लग गई हैं, तो क्यों ना आप भी कोई अपनी कैसेट निकालें। मैं इसमें हक में नहीं था, लेकिन जी, फिर भी मैंने अपने प्रशंसकों के कहने पर जो है अपनी कैसेट 2 कैसेट्स रिकॉर्ड की थी 96 में मैंने। एक का जी, नाम था लोकरंजनी और दूसरी कैसेट का नाम था लोकरंजनी। और लोकरंजन। ईश्वर कृपा से वो दोनों कैसेट्स में मेरे गीत बहुत हिट हुए, सुपर हिट हुए। आज भी जी, लोगों की ज़ुबान वो गूँजते हैं, सुने जाते हैं। तो इस जी, तरह से बिल्कुल। वो चलता रहा, सफ़र चलता रहा मेरा। जी। जी, जी। और सर एक जो आपका गीत है बांका मुल्क उसकी 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे आपसे। अ, अ, मैं दर्शकों से थोड़ी क्षमा तो चाहूँगा कि शायद मैं उस तरह से तो अभी प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा जैसे मैंने गाया है, जैसे नहीं, एल्बम नहीं में सर, क्योंकि आपने तो मतलब हाँ, लोकगीतों को अमर थो कर दिया है। आज भी थोड़ी-सी जो आज की जी, जनरेशन है वो गाते हैं हाँ, आपके गीतों को। हाँ, थोड़ी जी, आवाज़ की प्रॉब्लम है आजकल मुझे, लेकिन आपने भी चाहा है और मैं भी चाहूँगा कि मैं 2 पंक्तियाँ जैसे-कैसे वो दर्शकों को सुना देता हूँ।
ফুল করলা ফুলটু ফুলটু ফুল পাঠিয়া পড়াশো ফুল করলা ফুলটু ফুলটু ফুল পাঠিয়া পড়াশো बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो कैलाशो मेरे आ हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो खुतिरिए चिटिए चादरे कोट गोड़े अबगा खुतिरिए बोलो चिटिए चादरे कोट गोड़े अबगा शिमले रे आ जखुआ मेरे आ तांदा पे दिलड़ू लगा लगा मेरे आ हिमाचला तांदा पे दिलड़ू लगा। क्या बात है सर! सच में आज आपको सुन के हम धन्य हो गए, जो आपकी आवाज़ है और सर जो ये गीत है, क्योंकि हम इनको सुनते आपके गीतों को सुनते-सुनते बड़े हुए हैं और सच में आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला है आपसे रूबरू होने का। थैंक यू वर्ड भी आपके लिए बहुत छोटा है सर। मेरा मेरा सौभाग्य है कि आप इस प्रदेश की संस्कृति और लोकगीतों इत्यादि से आप बिल्कुल रूबरू हुई हैं। आप भी यहाँ हिमाचल की मिट्टी में पली हैं, बढ़ी हैं, आगे निकली हैं, तो मुझे बहुत अपार सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। थैंक यू सो मच सर, ये आपका बड़प्पन है और इसी तरह से ब्लेसिंग दीजिएगा और सर इसके अलावा भी आपने काफ़ी जो मुजरा गीत गाए हैं, वो भी बहुत ही कमाल के गीत गाए हैं। नौखरा तेरा, बहुत सारे गीत हैं, रेणुका माई है, बहुत कमाल जी, के गीत गाए हैं सर। जी, बहुत तो बहुत बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ सैकड़ों होंगे गीत, बहुत ज़्यादा आज भी जो मुझे खुशी ये होती है कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, आज भी जो हमारे नवोदित कलाकार हैं, जो अपने मंच पर कार्यक्रम देते हैं, उनमें कुछ अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे पास हिमाचल में, प्रतिभावान बच्चे हैं। तो मुझे खुशी होती है जब सुनता रहता हूँ कि वहाँ कोई ना कोई आर्टिस्ट मेरे 2-3 4 गीत ज़रूर ही गाते हैं वहाँ पर। तो मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। क्योंकि मैंने अपने शैक्षणिक काल में बहुत ज़्यादा बच्चों को अपनी संस्कृति के प्रति उबारने में, उन्हें सिखाने में किसी तरह की कमी नहीं रखी जी, और जी। यही होता था कि हमारे अपने गीत और अगर मैं पूरे हिमाचल के जनपदों की बात करूं तो आपको एक से एक हीरे, एक से एक मोती मिलेंगे। इतने सुंदर धुनें, इतने सुंदर हमारे लोक ताल और बस इसके बारे में मैं ज़्यादा कहूँ मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम हमारी एक बड़ी एक धनी और इतनी विरासत हमारे पास छुपी हुई है, लोकगीतों के खजाने छुपे हुए हैं, बिल्कुल एक से सर। एक गीत। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जैसे प्रतिभावान आगे जो आ रहे हैं कलाकार या जो एक संस्कृति के एक संरक्षण में लगे हुए हैं, संरक्षण देने में लगे हुए, उबारने में लगे हुए हैं। आप सभी के सहयोग से जो है ये कारवां, ये कार्यक्रम चलता रहे और मेरी बहुत-बहुत आपके लिए शुभकामनाएँ, हार्दिक कामनाएँ। आप अपने कार्य में सफल हों, निरंतर सफलता प्राप्त करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर आपने अनूप जलोटा जी के लिए भी कुछ जो गीत कंपोज़ किए थे, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे सर? जी, बिल्कुल। ये जी, जी। वर्ष 1999 की बात है। जी, अ, जी।
उस वक़्त मैं राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ में जी, जी। कार्यरत था। तो उनको मुझे एक एक ऑफ़र आई कि मैं एक पहाड़ी एल्बम में अपना संगीत का एक पद धारण करते हुए या एक उसको संगीतकार के रूप में, और हमारे यहाँ के एक कांगड़ा कांगड़ा क्षेत्र से एक परिवार वहाँ कनाडा में रहता है। तो उन्होंने मुझे सुना था, क्योंकि जिस वक़्त मैं कांगड़ा में सेवारत था, तो उन्होंने मुझे सुना था और उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम अपना हिमाचली कोई गीत गाना चाहते हैं। तो और उन्होंने कहा कि हम बॉम्बे में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और अनूप जलोटा जी से हमारी मित्रता है, और वहाँ पर वो भी, उनसे भी हम गीत गवाएँगे, लेकिन संगीत निर्देशन आपका होगा, यानी मेरा होगा। अब मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अनूप जलोटा जी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आर्टिस्ट हैं, और मैं इस बात को सुनकर उनके थोड़ा झेप गया कि मैं संगीत का निर्देशन उनके सामने क्या करूँगा? वो इतने बड़े, सबसे पहले क्या पता वो इस बात को भी ना स्वीकार करें कि वो मेरे निर्देशन में क्यों गाएँगे? तो वो मेरे यहाँ रेज़िडेंस पे वो फैमिली आई हुई थी कांगड़ा से, शिमला। फिर जी, उन्होंने जी। कहा कि नहीं, वो बहुत बड़े उदार किस्म के कलाकार हैं, बहुत बड़े, वो ऐसा नहीं। फिर उन्होंने मेरे सामने बात की, यहाँ से उनसे कहा कि ये गुरुजी हैं हमारे, और ये संगीत निर्देशन, उन्होंने कहा जलोटा साहब ने कि जी बिल्कुल, मैं गाऊँगा इनके निर्देशन में, और आप मुझे 2-3 दिन का समय दें। तो ये मेरे लाइफ में एक अनफॉरगेटेबल एक ऐसा संस्मरण है कि जिसे मैं कभी जी। भुला नहीं पाऊँगा। जब हम बॉम्बे पहुँचे, तो वो 2 दिन रिहर्सल के लिए आए। फिर मैंने उनसे 2 कांगड़ी गीत गवाए थे अपने निर्देशन में, और इतना अच्छा लगा उनका स्वभाव, उनकी उदारता और उनका बड़ापन, कि उसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और रियली वो एक महान कलाकार हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा है अगर अनूप जलोटा जी की मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छे कलाकार तो है ही है, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान भी है। जी, जी। और सर आपने जैसे गज़लों की बात की, आपने गज़लें भी गाई और दूरदर्शन में भी काफ़ी प्रोग्राम दिए, पूरे हिमाचल में, इंडिया में प्रोग्राम हुए। तो उसके जी। कुछ मोमेंट हम जानना चाहेंगे सर उस दौर के। हाँ, क्योंकि मैंने उस दौर के अगर संगीत की बात करूँ तो अलग ही बात थी संगीत में। हाँ जी। कार्यक्रम तो एक तो बहुत ज़्यादा कार्यक्रम मैंने आकाशवाणी शिमला के बहुत ज़्यादा कार्यक्रम, क्योंकि पहले जब से ये प्रसार भारती के साथ जुड़ा आकाशवाणी, तो तब से थोड़े से कार्यक्रम जो हैं वो आर्टिस्टों के थोड़े मिनिमाइज़ कर दिए गए हैं अब। पहले तो 1 महीने में 3-3 रिकॉर्डिंग्स होती थी, और उसमें कभी यहाँ से कार्यक्रम चला करता था इस मास का गीत, उसमें कंपोजिशंस वगैरह होती थी, कोई गीत होते थे, पहाड़ी गीत होते थे, कोई हिंदी के गीत होते थे, उस तरह के कार्यक्रम, और दूसरे हम राज्य स्तरीय और इंटरनेशनल लेवल फेयर में भी अपने कार्यक्रम दिया करते थे। इसके अलावा मैंने जालंधर रेडियो स्टेशन से अपने बहुत सारे गीत गाए हैं, हिमाचली, और दूरदर्शन से भी मैंने बहुत सारे अपने कार्यक्रम, जब मैं पालमपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत था, तो वहाँ से मैंने जालंधर में बहुत सारे कार्यक्रम दिए। इसके अलावा एक स्पेशल कार्यक्रम था आकाशवाणी का, वो जम्मू कश्मीर रेडियो में, जिसमें मेरे साथ मेरा कार्यक्रम था और बडाली बंधुओं का कार्यक्रम था। वो भी एक अविस्मरणीय कार्यक्रम था। बहुत उसकी भी मुझे बहुत याद दिल पर जो है बिल्कुल ताज़ा है, कि वो बहुत सुंदर कार्यक्रम था। और उसके बाद म्यूज़िक इंडिया, जो दिल्ली में है, एक बहुत बड़ी एक सिस्टर कंसर्न्ड है, ये जी, जी। म्यूज़िक इंडिया के, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ दूसरा। तो उनकी एक रिकॉर्डिंग्स में मैंने भाग लिया था, ये 92 की बात है। तो जी। विद द कोलैबोरेशन ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट एकेडमी हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ से हम 10 कलाकारों का, लोक कलाकारों का चयन हुआ था दिल्ली के लिए।
तो वहाँ पर उन्होंने अपनी 2 कैसेट्स बनाई थी म्यूज़िक इंडिया ने। वो बहुत चर्चित रही, उसमें मेरे गीत आपने जो सुना होगा, किंदी मर्चिया चाली बदाड़िए। जी, जी। तो वो जी, जी। बहुत बहुत लोकप्रिय हुआ और वो आज भी सुना जाता है वो गीत। हमारे कई आर्टिस्ट जो है ना वो स्टेज पर गाते हुए, नृत्य करते हुए और जी, उसमें भी मेरा योगदान रहा। 3-4 गीत मैंने उसमें गाए थे। फिर यहाँ भाषा कला संस्कृति विभाग की 3-4 कैसेट्स में मैंने भाग लिया और ये जी, सारी चीज़ें करते हुए थोड़ा-सा प्रयास मेरा जो था और जानने का पूरे प्रदेश के लोक संगीत को समझने का, जानने का और यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एमफिल में जब जी, मैं एमफिल कर रहा था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, तो जो मेरा टॉपिक था शोध का, वो था लोक संगीत में राग छाया। तो जी, उस जी। बहाने में बहुत शोध करते-करते मैं हिमाचल के सारे जितने रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स हैं, मैं उनकी तरफ जब बढ़ा, तो मुझे बहुत कुछ मिला, इतनी प्यारी गीत और इतने पारंपरिक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स मिले और उनका ताल विधान और उनकी गायन शैली, बस आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि हिमाचल के मैं किसी भी जनपद का गीत बखूबी गा सकता हूँ और जी, फिर इसका मुझे ईश्वर ने की एक बड़ी अपार कृपा रही जो मैंने थोड़े से प्रयास किए थे तो उसका मुझे पिछले वर्ष मुझे 2024 में जहाँ संगीत जी, नाटक अकादमी ने पुरस्कृत किया वहीं मुझे प्रसार भारती महानिदेशालय जी, जी, भारत का द्वारा मुझे लोक संगीत गायन क्षेत्र में हिमाचली लोक संगीत के लिए टॉप ग्रेड मिला और खुशी मुझे इस बात की भी है कि आपसे साझा करना चाहता हूँ कि 1955 में आकाशवाणी शिमला जो है वो इसका स्थापना हुई थी और उसके बाद आज पिछले वर्ष 2024 तक अगर टॉप ग्रेड मिला है तो वो ईश्वरीय कृपा से वो मुझे मिला है क्या ये बात है सर! सरस्वती और गुरु गुरु कृपा को का ये एक परिणाम है ये और आप सभी कहीं न के कहीं सर ये संगीत आपकी जो मेहनत है सर, जी जिस तरह से आपने जिस लगन के साथ काम किया है, आई थिंक उसकी वजह से आपको ये जो अवार्ड मिला है और ये बहुत सौभाग्य की बात है सर हमारे लिए भी, हिमाचल वासियों के लिए। हमें भी आपसे ये सब सीखने का मौका मिलता है सर क्योंकि जिस ये लगन के सब साथ ये सब आप सभी लोगों का स्नेह है और सबका मेरे प्रदेशवासियों का मेरे साथ जो अथाह प्यार जुड़ा हुआ है सबका आशीर्वाद जुड़ा है बुजुर्गों का और यहाँ तक कि जो नई पीढ़ी है हमारी उनका जी, उनका भी मेरे साथ बहुत बहुत एक स्नेह और प्यार जुड़ा है मैं उन सब का धन्यवादी हूँ और पूरे प्रदेश का है कि जो कुछ थोड़ा सा कर पाया हूँ वो इसी इसी वजह से जी, जी। और सर कुछ आपके जो लेखन कार्य है उसके लिए भी उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। एक सोमसी पत्रिका के लिए भी आपने काफ़ी शोध पत्र प्रकाशित किए हैं जी और हिम जी प्रेस जो कि बहुत ही फ़ेमस उसमें भी जी संगीत मासिक जी, जी। जी और गीत मेरी माटी मैंने भी जी हिमाचली अ, लोक शर्मा जी, हाँ ये हमारी जो अ, राष्ट्रीय स्तर की एक संगीत मासिक पत्रिका चलती है जी, और हाथरस से यूपी से चलती है उसमें मैंने कई लेख लिखे हैं और बहुत सारे संगीत जी, संबंधी लेख मेरे प्रकाशित हुए हैं फिर हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की इंद्र प्रस्थ एक पत्रिका चलती है उसमें भी मैंने बहुत सारे लेख दिए हैं भाषा कला संस्कृति अकादमी में सोमसी है उसमें भी मैंने बहुत सारे लेख दिए हैं और शोध पत्र भी लिखा है लोक संगीत पर और जी, 2020 की बात है कि मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई गीत मेरी माटी रे उसका जी, नाम था और वो उसमें जिला सोलन जिला सिरमौर और जिला शिमला 3 जनपदों को मैंने लिया था और जो यहाँ के हमारे पारंपरिक गीत थे
उनका मैंने उल्लेख किया। और सबसे ज़्यादा मेरी जो अपनी रचनाएँ थी, मेरे अपने लिखे हुए गीत थे, वो करीब-करीब उसमें 60-70 गीत मेरे लिखे हुए मैंने उसमें स्वर लिपि सहित उनको पुस्तक में प्रकाशित किया है। तो इसका उद्देश्य मेरा ये था कि जो जी, मेरे लिखे गीत हैं, वो उनको स्वरलिपि के माध्यम से और स्कूलों, कॉलेजेस में संगीत शिक्षा ग्रहण वाले बच्चे उसको आसानी से समझ पाएँगे। तो ये उद्देश्य था मेरा। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी साझा करना चाहता हूँ जी, कि लोक संगीत के साथ-साथ जो है ना, ये जो स्वर लिपि का जो कार्य हुआ है, ये बहुत ही अच्छा, इससे बहुत लाभान्वित होंगे, बच्चे लाभान्वित जी, होंगे। और इसके साथ-साथ ना सिर्फ स्वर लिपि मैंने लिखी, मैंने पूरे के पूरे गीत को उसका पहले उनके शब्दार्थ उसमें दिए हैं और फिर गीत का भावार्थ लिखा है, और ताकि वो सबकी समझ में आ जाएँ। तो ये था। और जी, 2022 22-23 में मेरे एक दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, और उसका उसका नाम था हिमाचली लोक स्वर माधुरी। हिमाचली लोक स्वर माधुरी। तो उसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ा, उसमें मैंने पूरे हिमाचल के 12 पदों, 12 जनपदों का जितने भी वहाँ के प्रतिनिधि लोकगीत थे, उन सब का चयन करके उनको मैंने इकट्ठा उसमें संग्रह करके प्रकाशित करने का प्रयास किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि मेरी पुस्तकें ये लाइब्रेरीज में और गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में ये पहुंची हुई है। और मुझे लगता है कि शायद मेरा छोटा सा प्रयास था, ये सार्थकता की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या बात है सर। और सर हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजकुमार खुराना जी, रेखा अग्रवाल जी, पद्मश्री श्री नरेश चंद्र लाल जी जो कि अंडमान निकोबार से हमारे साथ जुड़े हैं, कनिका ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है, अमित बोध उपाध्याय जी, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और सर आपसे एक आपका बहुत ही प्यारा गीत है, रेणुका आई है, 2 लाइनें सुनना चाहूँगी सर। जी। अ, आप थोड़ा दोहराएंगे अपनी बात को? जी, तो आपका बहुत ही प्यारा गीत है, रेणुका माई है, उसकी 2 लाइनें मैं सुनना चाहूँगी। थोड़ी आपकी आवाज में बाधा आ रही है जी। जी, जी आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, अब आपकी आवाज आ हेलो? रही है। हाँ जी, जी, जी। अब आ रही है। जी, इस हाँ जी। बहुत ही प्यारा गीत है। हाँ जी, बहुत ही प्यारा गीत है, रैना माई है। लाइक चाहूँगी सर आपसे। आप क्या चाहेंगे आप? कौन सा? सर आपका जो एक बहुत ही प्यारा गीत है, रेणुका माई है। अच्छा। रेणुका माई है, उसकी 2 लाइनें। जी, जी। चलिए मैं 2 जी, लाइनें वो सुना सुनना देता हूँ। चाहूँगी। जी, जी। रेणुका माईये, महामाईये रेणुका माईये, हे महामाईये, महामाईये रेणुका माईये, आशा तू करे मनरे पुरे, तुबे करे मनरे पुरे, रेणुका माईये, महामाईये रेणुका माईये, देव तेरा जागरा चेरशे, देव तेरा जागरा
दिवे कुर्बानीरो रात पेशे दिवे कुर्बानीरो मंदिरो नजारा माइये झिलोरा नजारा माइये ও আশা তু করে মনরে পুরে তুবে করে মনরে পুরে রেণু কামাইয়ে महामाइये रेणु कमाइये। क्या बात है सर, क्या बात है। सच-सच नमन जी, आपको। जी, मैं मेरी आवाज़ बहुत खराब है। बस नहीं सर, आपका जो आपकी आवाज़ है बहुत ही कमाल की है सर, और जो आपके गीत है, वो जी। कहीं न कहीं हिस्ट्री में भी लिखे जाएँगे, इतिहास में भी सर। लोकगीत की अगर मैं बात करूँ तो आपने इतने अच्छे गीत गाए हैं, और आपके गाए हुए गीत आज भी लोग सुनते हैं सर। और जो आपका संगीत में, जो लोक गीत में आपका अहम योगदान रहा है, उसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड का, और इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं सर। हिमाचल गौरव सम्मान, बहुत सारे अवार्डों से आपको सम्मानित किया गया है, फेलिसिटेट किया गया, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। जी। हाँ, सम्मान के बारे में बात कह रहे हैं आप? जी, जी। जी, जी सर। जी, बहुत सारे सम्मान मिले हैं मुझे राज्य स्तर के, और जी, बहुत सारी जो साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं, अग्रणी संस्थाएँ, उनसे बहुत ज़्यादा सम्मान मुझे प्राप्त हुए हैं। जैसे कि सिरमौर कला संगम है, ददाहू सिरमौर, और अ यहाँ पर पझौता आंदोलन समिति द्वारा मुझे जी, कर्मवीर पुरस्कार मिला है, और हिमोत्कर्ष संस्था एक अग्रणी संस्था है हिमाचल प्रदेश की, जी, जी, उनके द्वारा भी मैं सम्मानित हुआ हूँ। और नाहन की एक संस्था है, उन्होंने भी मुझे किया है। आनी, पालमपुर, कुल्लू, बिलासपुर हिमकला संगम बिलासपुर, जी, उन्होंने सम्मानित किया है। रोटरी क्लब, और उदय फोरम है, फिलफोर्ट फोरम है। बहुत सारे सम्मान है, मैं आपको अब कितने गिनाऊं, बहुत ज्यादा। और जी, बस इन सम्मान के पीछे एक ही बात है, मेरा सम्मान, क्योंकि सम्मान सम्मान की जगह है, और मैं जी, सम्मान को सिर्फ इतना ही देखता रहा हूँ कि ठीक है, सम्मान तो उसमें तो लोगों का प्यार छुपा ही रहता है, लेकिन सम्मान का वास्तविक अर्थ में ये लगाता हूँ कि हमें कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, बेहतर करते रहना चाहिए। बिल्कुल। सम्मान तो ईश्वरीय कृपा से मिल भी जाते हैं, किसी ना किसी जी, तरह से लोगों का प्यार, या किसी संस्था का, या किसी भी तरह के एक अच्छा काम करने वाले समाज में लोगों का, वो उनकी कृपा हो ही जाती है। पर मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता रहा कि मैं क्या अच्छा कर सकूँ, और अच्छा कर सकूँ, मैं कितना अच्छा कर पाऊँ कि बहुत ही अच्छा, किसी ना जो किसी के लिए काम आए, किसी जी, हमारी पीढ़ी के लिए काम आए, और एक धरोहर के रूप में और विरासत के रूप में उसको मैं थोड़ा-सा सुरक्षित रखते हुए कितना आगे जा सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ। लेकिन जीवन थोड़ा है, और मैंने बहुत बड़े काम नहीं किए। थोड़े से जो कुछ हो सके, इतना मुझे संतोष है कि हाँ, कहीं न कहीं अपनी दिशा में कुछ न कुछ काम वो सफल हो पाए। जी, जी। जी। और सर आपका बहुत ही अहम योगदान रहा है। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, हिमाचल के कल्चर की बात करूँ या लोकगीतों की बात करूँ, तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, और सर बहुत कुछ चेंज भी हुआ है सर न्यू जनरेशन के लिए। क्या टिप्स देना चाहोगे आप? जी। जी, जी। सर बहुत कुछ चेंज हुआ है, मैं जानना चाहूँगी सर, जो न्यू जनरेशन है, उनके हुँ। लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जी। मैं एक छोटा-सा मैसेज ही देना चाहता हूँ कि हमारे जो संगीत के क्षेत्र में जो
हमारे बच्चे आज आगे आ रहे हैं, जी, तो उनसे मेरा एक अनुरोध ये है कि अगर हो सके आपके कहीं संगीत गुरु अगर आपको उपलब्ध हो सके, तो सबसे पहले आप ध्यान ये दें। वैसे तो आज हमारे प्रदेश में स्कूलों में तो बहुत कम है संगीत शिक्षा। जी, शायद जिला स्तर के जो हमारे स्कूल्स हैं, 10+2 स्कूल्स हैं, शायद वहाँ कहीं-कहीं संगीत का शिक्षक वहाँ पर जो तैनात है। जी, अदरवाइज़ हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कॉलेजेस में ये व्यवस्था है हर एक कॉलेज में कंठ संगीत की और जी, वाद्य संगीत की उसका प्रावधान है। और कहीं-कहीं शायद 2-3 कॉलेजेस में नृत्य विधा के भी जो है हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो नृत्य का प्रशिक्षण भी मिलता है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि हो सके तो आप शास्त्रीय संगीत की तरफ जाएँ, पहले उसके बेसिक्स क्लियर करें और भले ही आप बहुत ज़्यादा ना करें, जो बेसिक राग हैं हमारे 10-15 राग, उनको आप ज़रूर करें, बेसिक रागों को। और उनसे आपको पता लगेगा कि सुरों का लगाव कैसे होता है, कैसे सुर लगाना होता है। और जी, बहुत सारे बच्चों को जब मैं ये देखता हूँ कि वो अचानक जब मंच पर आ जाते हैं, तो उनको अपने सुर का ही पता नहीं होता। वो अपने जो साजिंदे होते हैं, हमारे जो एकम्पनिस्ट्स होते हैं, वो उनको जी, ये बताने में भी असमर्थ रहते हैं कि मैं कौन से सुर से अपना गीत पेश करूँ। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुःख होता है, आहत होता हूँ। तो कितना अच्छा है अगर अगर बच्चे पहले तालीम लें, तो वो वहाँ पर बड़े बेधड़क होकर वहाँ बताएँगे कि मेरा ये स्वर है, मैं यहाँ से गाना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि सीखे हुए बच्चों का उनकी जो परफ़ॉर्मेंस होगी, वो बिल्कुल एक परफ़ेक्शन की तरफ जाती है। और जी, ये भी नहीं, हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो कोई एक विडंबना थी उनके साथ कि नहीं संगीत शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन इसके जी, बावजूद भी उन्होंने अपना नाम आगे ऊंचा किया है। तो मैं अब उदाहरण आपको क्या दूं, कुछ एक उदाहरण ऐसे कि आज वो लोग बुलंदियों पर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन संगीत शिक्षा नहीं ले पाए। तो ये बात अलग है। ये क्योंकि इसे हम कह सकते हैं कि वो ईश्वरीय कृपा है कि उन लोगों को जो है ना, वो एक ऐसा कुछ मिला कि वो बिना सीखे भी। तो फ़िल्मी दुनिया में भी कुछ उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं, मैंने पढ़ा है, मैं कहना नहीं चाह जी, रहा हूँ। वहाँ भी कई ऐसे जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए और आज वो हमारे बीच कुछ नहीं भी हैं। उन्होंने जब हम जी, उनका वो पढ़ते हैं, बायोडाटा देखते हैं, उनका प्रोफाइल पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि उन्होंने कोई विशेष तालीम नहीं ली थी और वो कितने जी, बड़े लोग थे। कितना कुछ दे गए वो आज हमें कि वो अपना कला का जो कुछ वो कर गए, वो अनाम और बहुत कुछ दे गए वो हमें। आज हमारे लिए जी, इतना जी, बड़ा छोड़ गए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे थोड़ा अपने आप को प्रयास करें, मेहनत करें। और सबसे दूसरी बड़ी बात ये भी है कि आज का जो एक परिवर्तन है आज हमारे संगीत में, बस इसके जी, बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जो मेरा समय था, मेरे जो जी, कैसेट्स मैंने ज़िक्र किया कि जो लोक माधुरी, लोक रंजनी, उसमें सारा हमने वो मैनुअल किया था और बिल्कुल लाइव मैंने गाए थे और सारे गीत, उसमें कोई वो नहीं था कि कोई ट्रैक अलग अलग थे। सामने बैठे थे वादक और लाइव चल जी, रहा था, तो लाइव में गा रहा था। अब आज क्योंकि बहुत सारे सुधार हैं, हमारे जो यंत्र आजकल के जो हैं, उसमें तो एक-एक लाइन करके रीटेक करके गाते हैं और बड़ा कुछ। लेकिन अब बात अब ये है कि पुराने गानों की लीक से हटकर बच्चे कुछ नया लिखने लगे हैं, नया रचने लगे हैं। वो अच्छी बात है क्योंकि परिवर्तन ज़रूरी है हर बात में। लेकिन मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा सभी बच्चों से कि जी, नए ठीक हैं, अपनी जगह नए ठीक है, लेकिन जो पुराना भी हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास जो विरासत है, उससे भी आप जी, ज़रूर जुड़े रहें। नहीं तो अगर आप विरासती गीतों को छोड़ देंगे, तो शायद शायद हम बहुत कुछ खो देंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल। नए के साथ-साथ जो है, वो अपने आपके जो स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय बुज़ुर्ग हैं, अभी भी हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हैं प्रदेश में, उनके आप जी, सानिध्य में कुछ सीखा करें, अपने लोकगीतों को, पारंपरिक लोकगीतों को, इससे आगे बढ़ें, इससे आपका उद्धार होगा और हमारा कल्चर जो है यहाँ का वो आगे बढ़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है और थैंक यू सो मच सर। और सर 17 जून को द आरडीडी शो 5 साल पूरे करने वाला है सर। जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आप हमारे शो में आए हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आपसे थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत ही अच्छा लगा सर। मुझे मुझे बेहद खुशी है और मेरी आपको बहुत अनंत शुभकामनाएँ और बधाई है। आप अपने कार्य में निरंतर सफलता प्राप्त करें, अपने उद्देश्य की पूर्ति करें, आगे बढ़ें और इसी तरह से हमारी संस्कृति के लिए आप काम करती चलें और ये हमारा सौभाग्य है। आपका भी बहुत-बहुत आभार। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।